आज बात करेंगे SBI लाइफ के ई वेल्थ प्लस प्लान की, जो कि एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का ही बेनिफिट देखने को मिलता है। अब इस प्लान की खास बात यह है कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इसलिए इसके ऊपर कस्टमर को मिनिमम चार्जेस देने पड़ते हैं। मतलब यानी कि आपने देखा होगा कि यूलिप में प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, इसके अलावा फंड मैनेजमेंट चार्जेस जैसे काफ़ी सारे हैवी चार्जेस लग जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो ना, तो इस प्लान में एजेंट का कमीशन क्योंकि नहीं देना पड़ता बैंक को, इस वजह से ये आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाता है और इसके जो चार्जेस होते हैं ना वो एक मिनिमल अमाउंट पर रहते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। अगर अब तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, प्लान को समझते हैं, प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं। तो प्लान का नाम है ई वेल्थ प्लस। अब ये बेसिकली ऑनलाइन प्लान है। ऑनलाइन आने की वजह से इसमें काफ़ी चार्जेस सेव हो जाते हैं, है ना। तो क्या कहता है ई वेल्थ प्लस? कहता है कि ये एक इंडिविजुअल प्लान है, यूनिट लिंक्ड प्लान है और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। इंडिविजुअल यानी कि ये इंडिविजुअल्स को मिलता है, यानी कि सिंगल पर्सन को ही दिया जाता है, कभी भी फैमिली के लिए नहीं होता कि पूरी फैमिली एक ही प्लान में आ जाए, ऐसा नहीं। फिर उसका यूनिट लिंक्ड का मतलब होता है कि इसके पीछे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट रखी हुई है ना, ये यूनिट में इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड की। नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि SBI के जो पर्सनल प्रॉफिट होते हैं ना उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, कोई बोनस नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट है, तो एक तरफ लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है इसमें और कुछ पैसा सेव भी हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके अगर फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कहता है कि ट्विन बेनिफिट ऑफ लाइफ कवर एंड मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स। तो हाँ ठीक है, दोनों चीज़ में मिल जाती है भाई, इंश्योरेंस भी है इन्वेस्टमेंट भी है। फिर कहता है चॉइस ऑफ टू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। कौन कौन सी? कहता है एक तो है ग्रोथ स्ट्रेटेजी, दूसरी है एक्टिव स्ट्रेटेजी। तो एक में बेसिकली क्या होता है कि हैसल फ्री काम करना चाहते हो तो वो कह देते हो कि आप भाई ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट हो जाए, है ना, मेरे को ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से वो कर लें, ठीक है। दूसरा कहता है कि जी आपके पास 12 फंड्स हैं, उसमें से चूज़ करके अपने हिसाब से लगा लो और चाहो तो बीच बीच में चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये लोवेस्ट प्रीमियम के साथ स्टार्ट हो जाता है 3,000 रुपये मंथली के साथ। ये एक अच्छी बात है इस प्लान की। और डेथ और मैच्योरिटी के केस में क्या मिलेगा उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इस प्लान को बाय कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ है चूज़ योर प्रीमियम पेमेंट, कि आपको कितना देना है, 3,000 4,000 जितना भी आप देना चाहते हो, है ना, उस हिसाब से आप प्रीमियम चूज़ कर लो। सपोज़ करो आपने कहा कि जी मैं 30,000 रुपये मंथली देना चाहता हूँ, तो 30,000 रुपये अगर मंथली की बात करूँ तो 12 इंस्टॉलमेंट के कितने हो गए, 3,60,000 रुपये है ना। तो 3,60,000 रुपये आपकी एनुअल प्रीमियम देने की मान लो कैपेसिटी है। तो इससे अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूं तो निकल के आ जाएगा लगभग 25 लाख रुपए के आसपास आ जाता है। तो देखो अगर डेथ का केस होता है, अर्ली डेथ होती है, तो ये 25 लाख रुपए तो अपने गारंटीड है ही। अगर धीरे धीरे समय के साथ टाइम आगे बढ़ता चला जाता है और अपने फंड की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है ना, फंड की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती है तो फंड की वैल्यू मिलेगी। तो दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको मिलेगा इस प्लान में। अब जैसे कि मैंने आपको दोनों स्ट्रैटेजीज बताई थी कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या करता है, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट करता है ना आपके बिहाफ पे, और एक्टिव स्ट्रैटेजी क्या करती है, आपके पास 12 फंड के ऑप्शन देती है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। तो आ गया लो एग्जाम्पल। तो एक पर्सन है जिसने कि 30 की एज पे इस प्लान को लिया और कि वो 1 लाख रुपये सालाना का प्रीमियम दे रहा है। अब यहाँ पर ना 1 लाख सालाना प्रीमियम देने की वजह से उसको 10 गुने का इंश्योरेंस मिला है। वैसे मैंने आपको 7 गुना बताया था, पर यहाँ पे इसको 10 गुना मिला है। जैसे जैसे प्रीमियम का अमाउंट बढ़ता है तो थोड़ा सम एश्योर्ड भी एक्सटेंड हो जाता है। तो 10 लाख का इंश्योरेंस यहाँ अपने को मिल गया है ना। और पॉलिसी टर्म इसने चुना था 20 ईयर्स। अब सपोज करो कि ये पर्सन पॉलिसी को पेमेंट करता है ना, 20 साल तक पे करता है और उसके बाद मेच्योरिटी के टाइम पे अपना पैसा निकालता है, तो 8% का अगर रिटर्न आया लगभग, देखो ये लगभग जो होता है ना वो सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया होता है, तो इसको 41 लाख रुपए के आसपास मिलेंगे, ठीक है। 10 साल पे किया, 20वें साल पर पैसा अगर डबल भी वो मानता है तो 10 का 20 हुआ, है ना। तो लेकिन इसको 40 के करीब मिल गया 8% के एनुअल रिटर्न से। हालांकि म्यूचुअल फंड का जो अगर SBI का मैं रिटर्न की बात करूँ ना, तो वो जो आ रहे हैं वो एवरेज अराउंड 12 के आसपास आ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से चार्जेस डिडक्ट कर लेता हूँ जो कि लगभग 2% यहाँ पर रहने वाले हैं, तो 10% का तो रिटर्न फिर भी बन रहा है। अब लेकिन क्योंकि ये मार्केट डिपेंड करता है रिटर्न, तो देखो क्या है कि उतार चढ़ाव मार्केट में लगे रहते हैं, तो फिर भी मुझे एक्सपेक्टेड है कि 8% का रिटर्न तो आ ही जाएगा, यानी कि 41 लाख रुपीज़ तो समथिंग मिल ही जाएंगे अगर कोई 10 लाख की पॉलिसी ले रहा है तो, है ना। और जिसमें कि उसे 10 साल तक देना, यानी कि सिर्फ 10 ही लाख रुपए उसको देने हैं, 1 लाख रुपए हर साल के हिसाब से। अब डेथ बेनिफिट की अगर बात करें, सपोज करो कि पर्सन ने 1 लाख रुपए की पॉलिसी दे रहा था, देते देते है ना वो 10th ईयर में एक्सपायर कर गया,
अब 10 लाख रुपए तो उसका सम एश्योर्ड है, लेकिन उसकी जो फंड की वैल्यू है वो ज़्यादा हो चुकी है। वो फंड की वैल्यू मान लो 14 लाख रुपए हो चुकी है, तो उसे ये 14 लाख रुपए मिलेंगे, है ना। अगर वो यहीं एक्सपायर कर गया, सपोज करो 3 लाख तक की ही देख के एक्सपायर कर गया, तो 3 लाख का बहुत ज़्यादा रिटर्न मिला करके 3.5 लाख तक हुआ होगा, लेकिन उसे सम एश्योर्ड जो है वो 10 लाख रुपए वो वाला पैसा मिलेगा। तो चलो ये कंडीशन भी अपन समझ गए। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी ना, तो उसमें क्या था कि देखो ग्रोथ स्ट्रेटजी जो थी ना, वो क्या प्लान करती है कि इनिशियली आपके ईयर्स में तो इक्विटी में पैसा लगा के रखती है, क्योंकि इनिशियली आप रिस्क ले सकते हो, बाद में फिर धीरे धीरे वो बॉन्ड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफ़र करती जाती है। तो आप चाहो तो ये वाला स्ट्रेटजी चुन सकते हो, और आप चाहो तो ओपन स्ट्रेटजी, यानी कि अपने फंड अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो अगर आप फंड चूज़ करने हैं ना, तो देखो फंड के कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है इक्विटी फंड, है ना। 12 फंड टोटल इसमें अवेलेबल है। सबसे पहले मैं इक्विटी फंड की बात करूंगा, जो कि 80% इक्विटी में लगाता है। 80 से लेकर के 100% तक इक्विटी में लगा सकता है। थोड़ा बहुत अगर कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो डेट और मनी मार्केट में भी लगा सकता है। और इसका जो रिस्क फैक्टर होता है ना, वो एकदम हाई होता है, ठीक है। हाई क्यों होता है? क्योंकि भाई इक्विटी में सबसे ज़्यादा रिस्क है, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब ये हो गया टॉप 300 फंड, ये भी एक अच्छा फंड है बेसिकली। इक्विटी फंड ये भी है। इक्विटी ऑप्टिमाइज़र फंड है, ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ इक्विटी में अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। इसके अलावा बैलेंस फंड है ना, जो कि डेट इक्विटी का बैलेंस करके लगाता है, मतलब थोड़ा बहुत पैसा डेट में, बाकी का इक्विटी में, मतलब मैनेज करता है ये, है ना, रिस्क को। इसके बाद मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये लो रिस्क है ना। इसमें क्या होता है, रिटर्न भी कम आता है, लेकिन बॉन्ड फंड है इसमें भी रिटर्न कम आता है, तो ये कुछ कम देने वाले हैं। जैसे प्योर फंड है, ये जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस के इंस्ट्रूमेंट्स और वगैरह में लगाता है। मिड कैप आप समझते हैं कि मार्केट के कौन से शेयर होते हैं, छोटे शेयर थोड़े से, है ना, मीडियम साइज शेयर, उनमें लगा रहा है, रिस्क इसमें भी हाई रहता है। तो फंड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी ना लाइव परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहो तो वो आप मनी कंट्रोल या फिर इनकी खुद की वेबसाइट पर देख सकते हो, जहाँ पर इनके NAV आ रहे होते हैं। तो 5 साल 10 साल का NAV ट्रैक करें और उसमें इनकी ना स्ट्रैटेजी देखें कि क्या चल रही है। इस प्लान में भी काफ़ी चार्जेस हैं, हालांकि इन्होंने एक अच्छी चीज़ करी है कि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस जो पहले 3% तक रहता था उसको उड़ा दिया है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी 100 रुपये सालाना, यानी कि 1200 रुपये तो कहीं नहीं गया, वो भी लग रहा है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस की अगर बात करूँ तो 1.5% है, जो कि एक्चुअली रिड्यूस किया जाना चाहिए। ये 0.75 तक ही होना चाहिए, क्योंकि अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी जो SIP में इन्वेस्ट कर रही हैं वो बहुत कम चार्जेस लगाती हैं। बट हाँ, यहाँ हो सकता है चार्जेस इसलिए हों क्योंकि आपको मोर्टालिटी चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं, है ना, और आपको इंश्योरेंस इस प्लान में मिल रहा है कहीं ना कहीं फ्री। तो अगर आपको लगता है कि 1.5% दे करके अपने फंड का इंश्योरेंस लेना ठीक है, तो आप इस प्लान के संग डेफिनेटली जा सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सैलरीड क्लास नहीं होंगे, व्यापारी लोग होंगे, वो इस प्लान को कंसीडर कर सकते हैं। प्रोस एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूं, है ना, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि यही कुछ इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं कि भाई एक तो इंश्योरेंस मिल जा रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट मिल जा रहा है, बट स्टिल इंश्योरेंस काफ़ी कम है भाई। ऑब्वियसली कोई अगर 3 लाख रुपए की किस्त एनुअली दे सकता है, 3 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट दे सकता है सालाना, तो उसका लाइफ का वैल्यू केवल 25 लाख रुपए तो नहीं होगा। 3 लाख रुपए अगर कोई सेव कर ले रहा है एक साल में, तो मतलब यानी कि उसकी सैलरी कम से कम 7 या 10 लाख रुपये तो होगी। तो जिसकी 10 लाख रुपये सैलरी है उसके लिए तो ये 25 लाख रुपये 2 ही साल के बराबर हुए, है ना। तो इतनी कम इंश्योरेंस कोई क्यों कराएगा? 10 लाख रुपए कमाने वाला कम से कम 1 CR का तो इंश्योरेंस कराएगा ही। तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस तो उसमें कम दिख रहा है, और रिस्क भी सारा सारा हमारा है। और SBI की जो मैंने फंड्स देखे, वो म्यूचुअल फंड्स जो इसके साथ हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर भी नहीं रहे हैं। हालांकि ठीक है, मुझे किसी की किसी के बारे में कमेंट करने का कोई राइट तो नहीं है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप अगर चाहें तो इस प्लान को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। प्रोस एंड कॉन्स एंड डिटेल मैंने आपको बता दी है। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।